सेशन तीसरा आपका कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय। भारत में कृषि क्षेत्र की नीची उत्पादकता कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन को दर्शाता है। हमने इसके पहले कृषि क्षेत्र के नीची कृषि उत्पादकता के कारण पढ़े, 3 थे, वो भी परिबल भी 3 थे, कारण भी 3 है, समस्या भी 3 है। अर्थात जो उसमें संस्था के सुधार, नीची कृषि उत्पादकता के 3 कारण में से जो समस्याएं हमने समझी उससे उल्टा यहाँ पर है, उसको सुधार लाने के प्रयत्न के क्या क्या सुधार लाए गए, जिसमें पहला है संस्था के सुधार। संस्था के सुधार में हमने 3 बातों का समावेश किया था कि सामाजिक, भौतिक, आर्थिक और कानूनी। जिसमें सामाजिक यानी जो समाज में रहते हैं उसके बारे में चर्चा करी थी। फिर हमने आर्थिक यानी जो अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए हम जो रोजगार करते हैं वो, और जो आय प्राप्त करते हैं वह। कानूनी का अर्थ भी तुम जानते हो। अर्थात भारत में कृषि क्षेत्र नीची उत्पादकता कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन को दर्शाता है और कृषि क्षेत्र भारत का मुख्य व्यवसाय और अर्थतंत्र का मुख्य आधार स्तंभ है। यानी हमने पहला ही सेंटेंस है कि कृषि क्षेत्र जीवन की डोर के समान है, यानी शुरुआत हमारी वहीं से होती है के कारण उसके सुधार अत्यंत आवश्यक है। और इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ोतरी करने के लिए ग्रामीण अर्थतंत्रों को आय में बढ़ोतरी होगी तो ही उद्योग और सेवा क्षेत्र के विकास को भी बल प्रदान करेगा। जो कृषि क्षेत्र पर वृद्धि होगी तो उद्योगों के लिए भी कच्चा सामान हमें वहीं से प्राप्त होगा। और इससे अतिरिक्त रोजगार, शहरीकरण, स्थानांतर, आय की असमानता जैसे तमाम समस्याओं का निराकरण भी संभव हो पाएगा। रोजगार, जो व्यक्ति गांव से शहर तरफ आता है पर उनको वही रोजगार गांव में ही प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति गांव से शहर तरफ आएगा नहीं। स्थानांतर यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, घूमने के लिए नहीं, हाँ, रहने के लिए, अर्थात रोजगार प्राप्त करने के लिए। शहरीकरण, आप लोग गांव से शहर में आते हो, क्यों आते हो? खाली आय कमाने के लिए। तो हम लोग शहर में पढ़ने के बाद आते, फिर गांव में जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम नई नई सुविधा से, हमारी आंतरिक ढांचे की सुविधा से हमें पर्याप्त हो चुके हैं और वही लाभ हमें चाहिए और गांव में वो सुविधा हमें प्राप्त नहीं है। आय की असमानता, कृषि क्षेत्र पर आपको पहले ही दिन बताया था कि जनसंख्या वृद्धि के कारण एक ही जगह पर 2 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे तो आय की असमानता हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने के लिए उद्योग क्षेत्र पर जाता है। जैसी तमाम समस्या का निराकरण भी संभव हो पाएगा। कृषि क्षेत्र के उत्पादन बढ़ाने के नीचे उपाय दिए हैं। पहला है संस्थाकीय सुधार, जिसमें कृषि क्षेत्र के कृषि उत्पादकता बढ़ोतरी करने के लिए भारत में आर्थिक आयोजन के माध्यम से संस्था के सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई। यानी नए नए रोजगार सुधार लाने के लिए व्यक्ति को कौन से प्रकार से रोजगार दिया जाए वो प्रवृत्ति चालू की गई और जो कृषि क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के लिए सानुकूल वातावरण का निर्माण करेगी। अब जमीन विषयक सुधार, हमने आगे के पॉइंट पे पढ़ा था जमीन महसूल कि साहूकार के पास से, जमींदार से प्रथा से, महाल वाली प्रथा, रैयत वाली प्रथा के बारे में चर्चा करी थी कि साहूकार अर्थात किसान लोग उनके पास से पैसे लाते थे और उन लोगों को क्या करते थे, आधी जमीन पे जो भी कृषि क्षेत्र पर उत्पादन हो आधा भाग उनको दे देना पड़ता था। पर अब सुधार लाने के प्रयत्न है कि भारत में किसान को जमीन का मालिकी हक मिले तथा काश्तकारी यानी मजूर वर्ग के जोत अधिकार को सुरक्षा प्राप्त हो। इसीलिए जमींदारी प्रथा उन्मूलन का कानून, जोत अधिकार सुरक्षा तथा कास्ट नियमन के संबंधित कानून बनाए जाए कि जो व्यक्ति कुछ किसान जहाँ पर खेत करता है वही जहाँ पर उत्पादन होता है, सब उत्पादन किसका? किसान का। जिसके कारण किसान को आर्थिक शोषण कम हो और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके। ऐसे सानुकूल परिस्थिति का निर्माण होने से किसान कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। किसान आधा भाग साहूकार अर्थात जमींदार को दे देता था, इसलिए उनको नए उत्पादन अर्थात ऊंची संशोधन करने में कोई रुचि नहीं थी। पर जो ये सुधार किया जाए तो किसान
उच्चतम गुणवत्ता वाली वस्तु, बीज, खाद इत्यादि का उपयोग कर सकता था, नए संशोधन का उपयोग भी कर सकता है। ऐसे सानुकूल परिस्थिति का निर्माण हो सके जिससे कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी की जाएगी। वहाँ पर कमी दर्शाई जाती थी, यहाँ पर वृद्धि दर्शाई जाती है। दूसरा है संस्थाकीय ऋण की प्राप्ति। वहाँ पर कृषि ऋण आया था कि खेतों क्या करते थे, किसान के पास से ले लेते थे ऋण, उनको जमा करवाते तो भी गलत बोलते थे और उनके पास से लेते ही जाते थे। और यहाँ पर भारत की कृषि क्षेत्र के ऋण एवं अन्य वित्तीय सहायता उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य से 1969 और 1980 में बैंकों की राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके अतिरिक्त कृषि ऋण पर पर्याप्त ध्यान देने के लिए मात्र कृषि क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर मध्यस्थ बैंक की निगरानी में नाबार्ड बैंक, हमने आगे भी पढ़ाया कि 1982 में नाबार्ड बैंक की रचना हुई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। परीक्षा में इसका एमसीक्यू आता है, वर्ड 1 आता है, फुल फॉर्म लिखने का आता है, की स्थापना 1982 में की गई और इसके अंतर्गत RRB यानी रीजनल रूरल बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और LDSB यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक की विकास किया गया है, जिसमें भारतीय किसान को समय पर पर्याप्त नीचे ब्याज के दर पर कि ऋण प्राप्त हो सके, उसी प्रकार अत्यंत सरलता से कृषि कार्य हेतु पर्याप्त और नीची ब्याज के दर पर ऋण उपलब्ध होने से अधिक कृषि उत्पादकता प्राप्त करने के सक्षम बने। अब आगे तीसरा पॉइंट दिया है कि कृषि उत्पादन की विक्रय व्यवस्था में सुधार। अब विक्रय व्यवस्था आपको समझाया था कि विक्रय व्यवस्था में समस्या होती थी, किसानों के पास वस्तु संग्रह करने के कोई जगह नहीं थी, अर्थात जो किसान जमींदारों के पास से जो मूड़ी लाया है, जो पैसे लाया है उनको कर्ज के रूप में, तो उनको पहले ही विक्रय करने के पहले ही उनको दे देना पड़ता था। उत्पादन हुआ कि तुरंत क्या करते, जमींदार आके बोलते कि पैसे लाओ, तो उनको क्या करना पड़ता कि शहर में अर्थात कोई भाव की उनको अंदाजा नहीं था, यातायात की सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए उनको जमींदार को ही वो वस्तु का विक्रय करना पड़ता था। अब उसमें सुधार लाने के लिए उसको कीमत कितनी है उसका अंदाजा भी किसान को अभी दिया जाता है। नियमित बाजार की स्थापना की गई। कृषि उत्पादन की गुणवत्ता अनुसार उसके योग्य वर्गीकरण करने के लिए एगमार्क के प्रथा शुरू करी गई। उस पर वस्तु के कट्टे पर ऐसा सिक्का बैग पर लगाया जाता है एगमार्क का। फिर किसान कृषि उत्पादन की संग्रह कर सके उसे उद्देश्य राष्ट्रीय गोदाम, वहाँ पर लिख दो, प्रश्न पूछाया जाता है कि किसान कृषि उत्पादन का संग्रह कर सके उस उद्देश्य से राष्ट्रीय गोदाम निगम और राज्य गोदाम निगम की स्थापना की गई है। अब कृषि पैदाशों के भाव की जानकारी किसानों तक पहुंच सके ऐसी व्यवस्था का भी निर्माण किया गया है। किसानों को बाजार भाव के परिवर्तन के सुरक्षित करने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। अब है कृषि संशोधन, यानी नए नए टेक्नोलॉजी अर्थात बैंक अर्थात कोई नई टेक्नोलॉजी उनके लिए तक पहुंचे। भारत किसान अशिक्षित होने से आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कई कृषि संशोधन स्वयं करने में असक्षम होते हैं। ग्रामीण में कैसा होता है कि ग्रामीण किसान कैसा होता है, उसको कोई जानकारी नहीं है, वो रीति रिवाजों में डूबा हुआ होता है और इसीलिए वह जिम्मेदारी नाबार्ड को सौंपी गई है। वो जो विविध प्रकार के कृषि संशोधन करती है और इससे संबंधित तालीम और समझ किसानों को उपलब्ध करवाई है और जिससे किसान केवल परंपरागत खेती न करे किंतु बाजार में जिन चीज वस्तु की मांग अधिक हो उसके ही संबंधित फसल लगाए तो अधिक आय प्राप्त कर सके तथा बाजार आधारित उत्पादन प्राप्त कर सके। और इसके अतिरिक्त कृषि सुधारक कार्यक्रमों में किसान को शामिल करके सामूहिक ग्राम विकास योजना, पंचायती राज जनधन योजना, संकलित ग्राम विकास योजना इत्यादि शुरू कर सके। आगे टॉपिक आपके लेसन में से निकाल दिया गया है। कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा को कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मोड़ में जा सकता है। अब है दूसरा परिबल तुम्हारा सुधार, टेक्नोलॉजिकल परिबल। आगे के परिबल में नीची कृषि उत्पादकता में एक ही पैराग्राफ दिया है और उसी समय मैंने बोला था कि यहाँ पर जो शब्द दिए एक एक डिटेल में आपको पढ़ना है। पहला है उन्नत किस्म के बीज, यानी अच्छे वैज्ञानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त उन्नत किस्म के बीज विकसित किए गए और उसी प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से तैयार किए गए चीज अधिक उत्पादन देने में समर्थ होते हैं। फसल तीव्र तैयार करने तथा रोगों के सामने सुरक्षा प्राप्त करने और बीज सक्षम होते हैं
भारत में अनाज उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त करने इन बीजों को महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी प्रकार अनाज उत्पादन के क्षेत्र में हुई असाधारण वृद्धि को कृषि क्रांति के बजाय बीज क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कि राष्ट्रीय कृषि संशोधन समिति, वहाँ पर अंडरलाइन कर दो, राष्ट्रीय कृषि संशोधन समिति राष्ट्रीय बीज निगम और कृषि विश्वविद्यालय में उन्नत किस्म के बीजों को विकसित करने की उच्च अग्रिमता प्रदान की गई है। गुजरात में आणंद क्षेत्र है, वहाँ पर कृषि क्षेत्र के लिए कॉलेज है जिसमें सही अर्थ में कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी की जा सकती है। अब रासायनिक खाद, पहले गोबर अर्थात उसका ही उपयोग किया जाता था, अभी ऐसे केमिकल वाली वस्तुएं डाली जाती है तो कम समय में अर्थात कम बारिश हुई हो तो भी, सिंचाई पद्धति कम हो तो भी क्या अधिक उत्पादन हो सकता है। उन्नत किस्म के बीज के उपयोग के साथ भारत में रासायनिक खाद के उपयोग में भी असाधारण बढ़ोतरी हुई। संबंधित फसल के पोषण मिले और उनका तेजी से विकास हो, उसी उद्देश्य से उनका अनेक फसलों पर उपयोग करने तैयार किया गया है जो ऊंची उत्पादकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संबंधित फसल को आवश्यक नाइट्रोजन, वहाँ पर अंडरलाइन कर दो कौन कौन से उपयोग में खाद में लिया जाता है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश जैसे तत्व उपलब्ध करवाने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। भारत में रासायनिक खाद के उत्पादन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अनेक प्रयास किए गए। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर विदेश से आयात करने से नीचे भाव सब्सिडी पर किसान को उपलब्ध करवाया जाता है। सिंचाई की सुविधाएं, बारिश के आधार पर कृषि क्षेत्र है तो उसके लिए सिंचाई की योजनाएं तो कौन कौन से, टपक सिंचाई पद्धति से आप वाकिफ हो, पंप सेट से भी सिंचाई होती है। भारत में कृषि क्षेत्र आकाशीय खेती के रूप में जाना जाता है, अर्थात भारत में कृषि वर्षा पर आधारित होती है और भारत में वर्षा अनियमित एवं अप्राप्य होता ही है जिससे सीधी असर कृषि उत्पादन एवं कृषि वर्षा उत्पादकता पर होती है। और भारत में कृषि क्षेत्र की मुख्य समस्या सिंचाई की सुविधा से जुड़ी है। जो पानी की व्यवस्था ना हो तो कृषि उत्पादकता वृद्धि होगी नहीं। और कृषि वर्षा को वर्षा की अनिश्चितता से बचाकर बहुत फसल लिया जा सकती है, ऐसे वातावरण तैयार किया जाए और यति आवश्यक है। इसीलिए बहुउद्देश्य सिंचाई योजना के अंतर्गत मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाएं विकसित करने की आयोजन के प्राथमिकता दी गई है। भारत में सिंचाई सुविधा का व्याप बढ़ाने के उद्देश्य, वहाँ पर अंडरलाइन कर दो, वहाँ पर अंडरलाइन करो कि सिंचाई क्षेत्र विकास योजना और आंतरिक ढांचा विकास फंड की रचना की गई है। इसके अलावा नाबार्ड अधूरी सिंचाई योजना जल्द पूरी करने की और अन्य सुविधाएं विकसित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब यंत्र का उपयोग, हम पहले बैल से ही खेती करते थे, अब ट्रैक्टर, थ्रेसर इत्यादि का उपयोग करते हैं, यानी कम समय में अधिक उत्पादन कृषि क्षेत्र हो। कि यंत्र का उपयोग भारत में निजी कृषि उत्पादकता के कारण एक कारण परंपरागत साधन या यंत्र का उपयोग था। वास्तव में देश में इंजीनियर और ऑटोमोबाइल्स के विकास के साथ साथ ट्रैक्टर, ट्रेलर, थ्रेसर यानी जो अनाज उगता है उससे क्या करना है, उसमें अनाज को अलग किया जाता है, ऐसा मशीन आता है। पंप सेट, ऑयल इंजन, दवाई छांटने के पंप इत्यादि आधुनिक यंत्रों के खोज की हुई है और इन यंत्रों की मदद से वर्ष में एक से अधिक फसल लेने में संभव हुआ है और किसानों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होने से कृषि उत्पादकता बढ़ी है। अब जंतुनाशक दवाइयाँ, अभी जंतुनाशक दवाइयाँ से तो आप वाकिफ ही हो। अभी कोई भी सब्जी घर में आती तो पहले धो डालते हैं अथवा 12 घंटे ऐसे ही रहने देते हैं। तैयार फसल को विविध रोगों एवं कीटकों से भय रहता है और विविध रोग एवं कीटकों को फसल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति से कीटकों का नाश किया जाता है और इन दवाइयों का अत्यंत सावधानी पूर्वक उपयोग करके फसल को होने वाले नुकसान से बचाकर ऊंची कृषि उत्पादकता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। आप गांव में आसपास जाते चिड़िया जो कपड़े पहना के लकड़ा और ऐसा खड़ा रख देते अथवा प्लास्टिक की बैगें रखते कि यानी उस पर पक्षियाँ ना बैठ सके, दाने ना खाए, उसको नुकसान ना करे। अब भूमि परीक्षण आगे का एक कारण है, उसके सुधार लाने के भूमि परीक्षण, कौन सी जमीन अच्छी है वो चेक करने का मशीन आता है।
काली ज़मीन है उसमें गेहूँ अच्छा होता है। पंजाब वाले पूरे एरिया में काली ज़मीन ही देखने को मिलती है। ढाल वाली होती है वहाँ पर चाय या वैसे बागायत खेती अच्छी होती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेत करने के पूर्व भूमि परीक्षण, वहाँ पर अंडरलाइन कर दो, भूमि परीक्षण का इंग्लिश में सॉइल टेस्टिंग करवाने की प्रथा प्रचलित है। इसी परीक्षण से यह ज्ञात होता है कि संबंधित फसल के लिए जमीन की गुणवत्ता पोषक तत्व अनुकूल या मात्रा में है या नहीं, उसकी जानकारी उपलब्ध करवाती है। और इसी प्रकार फसल लेने के पूर्व उपयोगी तत्वों को कमी दूर करने और सानुकूल वातावरण का सृजन किया जा सके, इन प्रयत्नों में से जमीन ऊंची उत्पादकता देने के कार्यक्षम सिद्ध होती है। और इससे अतिरिक्त कौन सी जमीन किस फसल के लिए अधिक अनुकूल है यह भी जानना आवश्यक है। अब आता है लास्ट परिबल, अन्य परिबल। अन्य परिबल में हमने 2 प्रकार सीखे थे, जनसंख्या का बोझ और नई योजना है। तो कृषि क्षेत्र के उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करना तथा अथवा कृषि क्षेत्र में आई नवीन कार्य पद्धति के उन्नत अवगत करवाने में उनकी कार्य प्रणाली में सुधार होता है। और ग्रामीण विस्तारों में प्रवर्तमान कुरिवाज जो रीत रिवाजों से जुड़ा है, प्रभाव कैसे प्रारब्धवादी है पर कैसा है अल्प, भगवान के आधारित ही है कि भगवान सोचेगा तो ही बारिश आएगी, नहीं तो आएगी नहीं, पर उसके पीछे वैज्ञानिक कारण, जो भाप बनेगी तो ही बारिश आएगी। और कृषि मेले के जैसे नवीनतम उपयोग कृषि उत्पादकता बढ़ाने में उपयोग सिद्ध होता है। और इससे अतिरिक्त किसान को खेत से संलग्न प्रवृत्ति जैसे कि यानी प्राथमिक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए दूसरे उद्योगों की भी शुरुआत होनी चाहिए, यानी लोगों को रोजगारी प्राप्त हो। पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, फूड प्रोसेसिंग के कार्य, जंगल संवर्धन के लिए उन्हें प्रेरित करने, कृषि क्षेत्र पर बढ़ने के बोझ को कम करने से सहायता मिलती है, जो परोक्ष रूप से कृषि उत्पादकता बढ़ाने से सहायक है। और अत्यंत उपयोग ऐसे छोटे पैमाने के उद्योगों का व्याप ग्रामीण अर्थतंत्र तक पहुंचाया जाए, ऐसे उद्योगों को ग्रामीण अर्थतंत्र का भी विकास होगा जो कृषि के आधारित प्रदान कर सके और वास्तव में कृषि उत्पादकता बढ़ाने संभव और सरल होगी। अब 2 ही पॉइंट पढ़ने वो पूरा कर देती हूँ। आधुनिक खेती यानी नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। भारत में खेती प्राकृतिक खाद, परंपरागत बीज, हल, बैल जैसे कृषि प्राथमिक उपकरणों के द्वारा की जाती है और इस साधनों से अत्यंत कम उत्पादकता देते हैं, इसीलिए उसने उपयोग द्वारा संपूर्ण देश की कृषिजन्य आवश्यकता को संतुष्ट करना कठिन है। इसीलिए वहाँ पर अंडरलाइन कर दो, 1966 में भारत में आधुनिक खेती का प्रारंभ हुआ। परीक्षा में 1 वर्ड आंसर है कि आधुनिक खेती में आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे कि उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवाई, ये सब पॉइंट एक एक सिखा दिए, इसलिए सीधा पैराग्राफ ही कह देती हूँ कि सिंचाई की नई पद्धति इत्यादि का उपयोग बढ़ने से कृषि उत्पादकता असाधारण बढ़ोतरी हुई और जिस क्रांति के रूप में जाना जाता है उसे क्रांति क्षेत्र में हरित क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। हरित क्रांति, इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, पर कितने जिलों में? 7 जिलों में, अर्थात गुजराती में उसे सघन खेती कही जाती है कि वहाँ 7 जिलों में जो रासायनिक खाद, जंतुनाशक, बियारण इत्यादि वो 7 जिलों में उपयोग किया गया कि जिससे कितना उत्पादन बढ़ता है और कितना लाभ होता है, उसके अनुसार फिर हर एक देशों में, हर एक राज्यों में उसकी शुरुआत की गई कि 1960-61 में कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग भारत में मात्र 7 जिलों में, अंडरलाइन कर देना, कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, जिसकी शुरुआत IADP यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अर्थात कि जिलों के लिए सघन कृषि कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। और समय व्यतीत होने के बाद उसके असाधारण सफलता को ध्यान में रखकर इसे संपूर्ण देश के अमल किया जाए और HYVP यानी हाई यील्ड वेराइटीज प्रोग्राम अर्थात ऊंची उत्पादकता देने के वाली जाति का कार्यक्रम के रूप में पहचाना जाने लगा है और जिसे हरित क्रांति के रूप में इसके अतिरिक्त आधुनिक कृषि टेक्नोलॉजी कार्यक्रम अथवा बीज, खाद और पानी की टेक्नोलॉजी कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपका लेसन पूरा हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा लेसन लिख के आना।